Good morning, everyone. Happy Independence Day to all of you. I am Manat Sharma from Olive Board, and I'm here with the live mint analysis that we do every Monday, Wednesday, and Friday at 8 a.m. ठीक है, तो हम कुछ important articles को cover करते हैं in the live mint analysis. I hope my audio and video is clear. Just let me know in the comment section if my audio and video is clear. Then we're going to begin our session. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं मिंट न्यूज़पेपर से, हम उनको डिस्कस करते हैं. वी ट्राई टू लिंक इट विद द स्टैटिक पोर्शन एंड साथ में हम कुछ एमसीक्यूज भी कवर करते हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए. ठीक है, एंड आई होप यूर ऑल डूइंग वेल. आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग. दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, है ना. तो चलो, बिफोर आई बिगिन, इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस यूट्यूब क्लास पीडीएफ, यू कैन डू इट फ्रॉम द ऑलिव बोर्ड ऐप. कोर्सेज सेक्शन पे जाएं, वहां पे देयर इज अ सेपरेट फोल्डर ऑफ यूट्यूब क्लास पीडीएफ्स. यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम हियर. ठीक है, ओके. चलो, now the first important news, let's take a look at that. Why are private hospitals shunning आयुष्मान भारत? तो यहाँ पे आपकी स्कीम का नाम आया है आयुष्मान भारत. पहले तो एक आप काम करेंगे कि आप इस स्कीम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. यू गोइंग टू रीड अबाउट द स्कीम इन डिटेल. आयुष्मान भारत स्कीम, जन आरोग्य योजना. ठीक है, PMJAY, आप इसके बारे में पढ़ेंगे. इस आर्टिकल में क्या कहा है कि जो आयुष्मान भारत है, विच इज इंडिया फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द पुअर. दिस इज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द पुअर. ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं क्योंकि इस केस में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द स्कीम ड्यू टू पेंडिंग गवर्नमेंट ड्यूज. अब देखो, आयुष्मान भारत स्कीम में क्या है कि आपको फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होंगी उन लिस्टेड प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स में. प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें इंक्लूडेड है. एक लिस्ट बनी है कौन से में आपको फ्री का इलाज मिलेगा. लेकिन फ्री का ऐसा थोड़ी है कि दिस प्राइवेट सेक्टर वो अपने पैसे से करेंगे, है ना. प्राइवेट सेक्टर वुड नेवर डू दैट. तो गवर्नमेंट इनको पे करती है एंड देन ये फ्री के आगे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. बट देयर आर लॉट ऑफ पेंडिंग ड्यूज टू दीज प्राइवेट सेक्टर जो हॉस्पिटल्स है, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ज्यादा पेंडिंग ड्यूज है गवर्नमेंट की तरफ से. एंड दैट इज व्हाई दे आर विड्रॉइंग कि हमने नहीं भैया आयुष्मान भारत के अंदर कोई काम करना. ठीक है, ओवर 600 प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन हरियाणा हैव ऑलरेडी सस्पेंडेड सर्विसेज अंडर द स्कीम. ठीक है, नॉन पेमेंट है फ्रॉम मंथ्स. दिस प्रॉब्लम इज नॉट कन्फाइंड टू हरियाणा, इट रिफ्लेक्ट्स वाइडर इश्यूज अक्रॉस इंडिया. तो अगर हम आयुष्मान भारत स्कीम की बात करें, इट इज ऑफिशियली कॉल्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY इसको ऑफिशियली बोलते हैं. कब लॉन्च की गई थी ये? दिस वाज लॉन्च्ड इन 2018. ठीक है, इट प्रोवाइड्स अप टू 5 लाख एनुअल कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली. तो 5 लाख तक एनुअल, 5 लाख तक एनुअल कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली प्रोवाइड करता है ये. सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर इन इम्पैनल्ड पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल. तो जो भी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के साथ इम्पैनल्ड हैं, उनमें जो सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर है. देखो, जब हम अपने हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं ना, 3 लेवल्स पे है. हेल्थ केयर हमारी 3 लेवल्स पे है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी केयर आपको किसी भी फिजिशियन के पास मिल जाएगी. प्राइमरी केयर किसी भी फिजिशियन के पास, आपके जो लोकेलिटी में जो भी फिजिशियन है उसके पास आपको प्राइमरी केयर मिलेगी. अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो डायग्नोज नहीं हो पा रही, फॉर एग्जांपल आपको स्टमक एक है, लेकिन ये प्राइमरी डॉक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर का जो डॉक्टर है, प्राइमरी सर्विसेज जो प्राइमरी केयर जो प्रोवाइड करते हैं, वो डायग्नोज नहीं कर पा रहा है, आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, देन दे रेकमेंड यू टू हायर हॉस्पिटल्स. जो जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स है. मान लो आपको पेट में कोई दर्द है एंड प्राइमरी केयर में वो एंटिसिपेट करें कि मे बी किडनी से रिलेटेड कोई इशू है, तो आपको किडनी स्पेशलिस्ट के पास भेज देंगे. हार्ट से रिलेटेड इशू है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भेज देंगे. लाइक दैट इज सेकेंडरी केयर. ठीक है, एंड देन व्हेन वी मूव ऑन टू द टर्शरी केयर, टर्शरी केयर एक हाईएस्ट लेवल है जिसमें आपको एक्स्ट्रा केयर मिलती है, हॉस्पिटलाइजेशन रहती है इसमें, आपको एक्स्ट्रा केयर स्पेशली फॉर रेयर काइंड ऑफ डिजीजेस, उसमें आपको टर्शरी केयर मिलती है. ठीक है, ओके. तो बेसिकली ये 3 लेवल्स हैं. तो जो आपका जो आयुष्मान भारत स्कीम है वो आपके सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर को टारगेट करती है. ओके, ओवर 41 crore cards issued, more than 32,000 hospitals impaneled. इसमें टोटल ऑथराइज्ड हॉस्पिटल एडमिशंस वर्थ 1.2 ट्रिलियन रुपीज हैं एंड इसी में हम गवर्नमेंट का ड्यूज देख रहे हैं. ओके, तो ये जो स्कीम है, इट टारगेट्स इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज
तो बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में कंडक्ट किया था, बेस्ड ऑन दैट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को टारगेट किया जाता है. इसमें बोथ रूरल एंड अर्बन पुअर इंक्लूडेड है. पेशेंट्स विद आयुष्मान भारत कार्ड गेट फ्री ट्रीटमेंट एंड एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स एट गवर्नमेंट फिक्स्ड रेट्स. ठीक है. करंट प्रॉब्लम क्या है कि ओवर 600 जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इन हरियाणा, दे हैव स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग आयुष्मान भारत पेशेंट्स, क्योंकि पेंडिंग ड्यूज बहुत ज्यादा है. फॉर मोर देन 6 months पेंडिंग ड्यूज है. हरियाणा गवर्नमेंट क्लियर्ड ओनली 245 crore ऑफ नियरली 500 crore ड्यूज एज ऑफ 7th August. और ये सिर्फ हरियाणा का इशू नहीं है. ऐसे ड्यूज रिलेटेड प्रॉब्लम्स पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चंडीगढ़ यहाँ पे भी देखे गए हैं. ठीक है. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज नॉट ऑफिशियली डिस्क्लोज टोटल ड्यूज, अभी ऑफिशियली नहीं डिस्क्लोज किए हैं. आरटीआई रिप्लाई, जो वासुदेव बोस जी ने आरटीआई का रिप्लाई मांगा है, उन्होंने रिवील किया, जो आरटीआई का रिप्लाई आया उसमें रिवील किया दैट 1.21 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑथराइज्ड till February 2023, 64 lakhs are still unpaid. 77% of claims in 2023 in public hospitals and 86% in private hospitals अभी तक सेटल किए गए हैं as of February. So which of the following is not a reason why private hospitals are withdrawing from Aayushman Bharat? तो आपने बताना है कौन सा रीजन नहीं है. Pending dues from the government, low treatment rates fixed under the scheme, lack of eligible patients for treatment, delayed settlement of claims. What is the answer? Who's going to tell me the answer? Anyone would like to answer this question? Good morning, Bhakti. You late today? Anyone would like to answer not a reason why private hospitals are withdrawing from the Aayushman Bharat scheme? Bhakti says C. What about others? C is absolutely the correct answer. ये नहीं है. Lack of eligible patients for treatment. Eligible patients तो बहुत है ना? चलो. Cooling food takes inflation below RBI range to 8-year low. तो यहाँ पे इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, अच्छा ये बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में दैट रिटेल इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय व्हिच इंडेक्स. हम कुछ इंडेक्स की बात करते हैं जो मेजर करता है. एक होता है रिटेल इन्फ्लेशन, एक होता है होलसेल इन्फ्लेशन. रिटेल इन्फ्लेशन को कौन सा इंडेक्स कैलकुलेट करता है और होलसेल इन्फ्लेशन को कौन सा इंडेक्स कैलकुलेट करता है? कैन एनीवन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन? मुझे बताइए फटाफट. और यहाँ पे जो आर्टिकल है वो ये है कि इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है इट हैज ईज्ड टू 3.4% इन जुलाई 2025, मार्किंग द लोएस्ट लेवल इन ओवर 8 years. तो बहुत ज्यादा लो हो गया है हमारा रिटेल इन्फ्लेशन एंड दैट इज बिकॉज जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा मॉडरेट हो गया है, बहुत ज्यादा लो हो गया है. यस शिल्पी, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है एंड डब्ल्यूपीआई इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स आपकी होलसेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है. राइट. Now this drop was mainly due to fall in food prices. जो ये retail inflation इतनी कम हो गई है, the reason is falling food prices, especially vegetable and cereals, along with favorable monsoon conditions, जिसने agriculture output को boost किया है. ठीक है. And this is well within the range of RBI का जो flexible inflation targeted framework है, कि हमने जो इन्फ्लेशन है उसको 2 to 6% की रेंज में रखना है, आइडियली 4%, और इट कैन वेरी फ्रॉम 2 to 6%. ठीक है. तो सीपीआई इन्फ्लेशन या फिर जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन है विच इज मेजर्ड बाय सीपीआई, इट स्टूड एट 3.4% इन जुलाई 2025, डाउन फ्रॉम 4.4% इन जून 2025. तो आप देखो कि कितना ज्यादा कम हो गया है. 8-year लो है, लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट सिंस 2016. रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस लो इन्फ्लेशन? फूड प्राइसेस बहुत कूल हो गए हैं, स्पेशली वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्सेस. सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट है, मॉनसून अच्छा है, आरबीआई के टारगेट के वेल विद इन है. जो खरीफ सोइंग प्रोग्रेस है, हायर प्रोग्रेस देख रहे हैं इसमें. सोइंग एक्रिएज contributed to improve food supply expectations. Stable oil prices despite OPEC supply concerns. US sanction on Russian oil. उसके अलावा फिर भी
जो ऑयल प्राइसेस हमारे स्टेबल है, उससे फ्यूल इन्फ्लेशन भी इन चेक है। एंड अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो केयर एज रेटिंग्स प्रोजेक्ट्स इन्फ्लेशन टू एवरेज अराउंड 4.5% फॉर दिस ईयर। ठीक है, एवरेज इतनी रहेगी। So in July 2025, India's retail inflation fell to its lowest level in over 8 years. Which of the following was the primary reason for this decline? डिक्लाइन हुआ है इन्फ्लेशन रेट में, तो मेजर रीजन क्या है? डिक्रीज इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, कूलिंग ऑफ डोमेस्टिक फूड प्राइसेस, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, राइज इन इंटरेस्ट रेट्स बाय आरबीआई। व्हाट इज द मेजर रीजन? यहाँ पे प्राइमरी रीजन पूछा गया है फॉर दिस डिक्लाइन। क्या है आंसर? What is the answer to this question? Shilpi has given me the answer as B. What about others? Bhakti says B. Anybody else would like to answer? So the answer is B, exactly, cooling of domestic food prices. ये primary reason है. ठीक है, चलो. For India's oil refiners, the Gulf is calling again. तो यहाँ पे ये आर्टिकल है जिसमें कह रहे हैं कि जो इंडिया के स्टेट रन ऑयल रिफाइनर्स हैं, they're increasing their crude oil imports from UAE, Saudi Arabia, Iraq, as Russian oil discounts have narrowed significantly. तो हम अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। रशिया से तो ऑयल हम खरीद लें, लेकिन रशिया के डिस्काउंट अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सो वी आर टेकिंग इट फ्रॉम यूएई, फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फ्रॉम इराक। ये डाइवर्सिफिकेशन का मेजर रीजन है टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन रशियन क्रूड, ईज यूएस प्रेशर, सिक्योर अ स्टेबल सप्लाई चेन फ्रॉम वेस्ट एशिया। तो हम देख रहे हैं कि यूएस के टैरिफ्स लगाने का मेजर कारण ही वो यही साइड करते हैं दैट वी आर आर टाइज विद रशिया बेसिकली, और हम कितना ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम रशिया। तो अभी एक ये भी रीजन है, बट और भी रीजन है व्हाई वी आर रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंसी ऑन रशियन क्रूड। क्यों रिड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि एक तो यूएस का प्रेशर ईज करना है, प्लस डिपेंडेंसी हमने रिड्यूस करनी है ऑन रशियन क्रूड, प्लस ये भी है कि जो रशियन ऑयल डिस्काउंट्स है वो कम हो रहे हैं, प्लस हमें वेस्ट एशिया के साथ भी अपने जो टाइज है वो स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो ये सब चीजें, ठीक है। इंडिया इज बूस्टिंग ऑयल परचेजेस फ्रॉम यूएई, Saudi Arabia, Iraq, amid declining discounts in Russian oil. The move is also influenced by US pressure due to India's continued Russian oil imports. Russia became India's largest oil supplier after offering steep discounts post-Ukraine war in 2022. So India का largest oil supplier है Russia. Discounts on Russian oil have now fallen to about $2 per barrel. Russia supplied India with crude worth $50.28 billion, फिर followed by Iraq $27.35 billion, then Saudi Arabia $20 billion, UAE $8.36 billion. तो अब यहाँ इन सब से India is trying to buy more of crude oil. ठीक है, ठीक है. West Asia suppliers do not generally offer discounts, and their crude is often expensive due to shipping, insurance premiums. Saudi Arabia charges a premium of $1 to $2 dollars per barrel for its medium crude grade over regional benchmarks. Indian refiners are technically better equipped to process Russian Urals and West Asia crude. This shift will help India diversify imports and improve energy security despite the higher purchase cost. लेकिन हमें diversify करना भी बहुत जरूरी है because of a lot of other geopolitical tensions also, है ना? So why is India increasing oil imports from the UAE, Saudi Arabia and Iraq in 2025? Firstly, because Russian oil production has stopped completely due to narrowing Russian oil discounts and the need for diversification to replace domestic crude production to avoid importing from African nations. What is the answer? What is the answer to this question? Bhakti has given me B as the answer. Anybody else? Shilpi says B, which is absolutely correct, due to narrowing Russian oil discounts and the need for diversification. Right? Chalo, next. India's direct tax mop-up slips 4% as refunds surge. तो यहाँ पे direct tax की बात कर रहे हैं कि in the first 5 months of financial year 25-26 इंडिया का जो net direct tax collections है वो drop हो गए by nearly 4% compared to last year due to 10% surge in tax refunds. तो major reason क्या है direct tax collections क्यों drop हुए हैं? क्योंकि refunds जो है वो काफी बढ़ गए हैं.
This decline is also influenced by an extension in the deadline to file returns and weaker advance tax payments from the taxpayers. ठीक है, तो जो डेडलाइन है उसे एक्सटेंड किया है टू फाइल रिटर्न्स, ठीक है, इसीलिए भी, और प्लस वीकर एडवांस टैक्स पेमेंट्स फ्रॉम द टैक्स पेयर्स. तो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस है, it is 6.64 trillion rupees, down 3.95% from 6.91 trillion a year ago. रिफंड्स इंक्रीज हो गए 10% टू 1.35 ट्रिलियन रुपीज. जो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स है इंडिविजुअल एंड स्मॉलर फर्म्स का, वो इंक्रीज हो गया टू 4.43 ट्रिलियन फ्रॉम 4.83 ट्रिलियन. ठीक है, डिक्रीज इन फैक्ट, सॉरी डिक्रीज है ना. कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन डिक्लाइन टू 3.3 ट्रिलियन फ्रॉम 3.08 ट्रिलियन. ठीक है, फिर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शंस इंक्रीज टू 23,078 करोड़. जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर 26 का डायरेक्ट टैक्स का जो टारगेट है दैट इज 25.20 ट्रिलियन रुपीस. जो फैक्टर्स हैं जो इसे इम्पैक्ट करेंगे, हायर रिफंड्स, एक्सटेंडेड फाइलिंग डेडलाइन, लोअर एडवांस टैक्स रिसीट्स, स्लो डाउन इन कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्स ग्रोथ. आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज किया है टू 6.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 एंड 6.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 27. ठीक है, ठीक है. सो विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया? लेट मी सी हू इज गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. Which department is responsible for collecting direct taxes in India? Ministry of Home Affairs, Corporate Affairs, Ministry of Finance, the Income Tax Department, or the Ministry of Commerce and Industry? What is the answer? What is the answer to this question? Which department is responsible for collecting direct taxes in India? Yes, Ministry of Finance, Income Tax Department. Okay, so this is a surprise question for all of you. Let me see whether you have read the newspaper or not. Which Bengaluru-based startup is leading India's first privately built satellite imaging project? यहाँ पे बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है which is leading India's first privately built satellite imaging project. हाँ, तो सी वॉज द करेक्ट आंसर. भक्ति, शिल्पी, लीला मोहन. पिछले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का बताइए. ध्रुव, सैटश्योर, पिक्सल, पियर साइट. व्हाट इज द आंसर? भक्ति इज सेइंग पिक्सल, चेतन इज सेइंग ध्रुव. गुड मॉर्निंग चेतन. एनीबडी एल्स? ये एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है विच इज लीडिंग इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड सैटेलाइट इमेजिंग प्रोजेक्ट. एनीबडी एल्स वुड वांट टू आंसर? Bhakti and Chetan have answered. Shilpi, Leela Mohan. Shilpi says A, Dhruv. Leela Mohan says A, Dhruv, but that is not the correct answer. The answer is Pixel. Only Bhakti has given me the correct answer. Very good, Bhakti. Pixel is the right answer. So government OK's first private satellite data project. यहाँ पे ये consortium है of 4 startups led by Bengaluru based Pixel to create and operate the country's first privately built satellite imaging system. ठीक है, ये 135 million dollars का प्रोजेक्ट है, 1200 crore rupees का प्रोजेक्ट. It will be developed over 5 years and will mark the entry of private Indian space firms into large scale commercial earth observation data services. ठीक है, इसमें कंसोर्टियम मेंबर्स कौन है? पिक्सल, ध्रुव, सैटश्योर, पियरसाइट. तो सारे कंसोर्टियम मेंबर्स हैं. ठीक है, जो भी हमने ऑप्शंस में देखा था, लेकिन इसको लीड कौन कर रहा है? पिक्सल. ठीक है, इट इज लेड बाय पिक्सल. अप्रूव्ड बाय इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो आपका इन स्पेस है, उससे अप्रूव किया गया है. प्रोजेक्ट इज वर्थ $135 million, 1200 crore over 5 years. इसका स्कोप क्या है? ये डेवलप करेंगे 12 सैटेलाइट्स इक्विप्ड विद पैनक्रोमैटिक, मल्टीस्पेक्ट्रल, हाइपरस्पेक्ट्रल, माइक्रोवेव SAR सेंसर्स. और किस लिए है ये?
to provide high resolution images for applications in urban planning, agriculture, forestry, disaster management, maritime exploration. तो इन सब चीजों के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. If we talk about the commercial model, it is inspired by the American model where private companies like Maxar Technologies sell satellite data to paying customers. Images will convey close range details such as depth and texture, and this demonstrates India's capability to execute large scale, technologically advanced, and commercially viable space projects that can serve national and global markets. ठीक है. चलो नेक्स्ट. कैबिनेट ओकेज 18,500 crore चिप इंफ्रा मेट्रो प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे कैबिनेट ने नोट किया है. So the Union Cabinet has sanctioned manufacturing and infrastructure projects worth 18,500 crore. इसमें सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैं, 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स. कहाँ कहाँ पे? उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश. उड़ीसा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश में 700 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश एंड द एक्सपेंशन ऑफ लखनऊ मेट्रो. ठीक है. टोटल प्रोजेक्ट्स कितने अप्रूव किए हैं? प्रोजेक्ट्स वर्थ 18,500 crore हैव बीन अप्रूव्ड. सेक्टर्स कौन से कवर किए हैं? सेमीकंडक्टर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर. 4 new projects in Odisha, Punjab and Andhra Pradesh. 700 megawatt Tato 2 in अरुणाचल प्रदेश. ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पे लॉन्च किया है. ठीक है. देन लखनऊ मेट्रो टू एक्सपैंड ओवर द नेक्स्ट 5 years. इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है, इट हैज अ टोटल ऑफ 10 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग 4 इन गुजरात. न्यू प्रपोजल्स भी अप्रूव्ड है. 6M प्राइवेट लिमिटेड है उसमें, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेट्रोजेनस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी, ये सब उसमें अप्रूव्ड है. और क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी है? 6,400 crore, एक्सपेक्टेड टू जनरेट जॉब्स ऑफ अराउंड 2,034 स्किल्ड प्रोफेशनल्स. तो जो उड़ीसा का ये जो 6M प्रोजेक्ट है, इट विल प्रोड्यूस बोथ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स. देखो सेमीकंडक्टर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टुडेज टाइम. सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसका जो सप्लाई चेन है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है? चाइना के पास है, 99%. एंड दैट इज वाई वी आर फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. डोमेस्टिक पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. दैट इज वाई हमारे पास ये आया है. ठीक है. Which ministry is responsible for implementing the India Semiconductor Mission under which these new semiconductor projects have been approved? Who is going to tell me this answer? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. व्हाट इज द आंसर? What is the answer? Yes, so the correct answer is B, Ministry of Electronics and Information Technology. Yes, Bhakti, absolutely correct. B is the correct answer. So Ministry of Electronics and Information Technology, ये है. This is the ministry responsible for semiconductor mission. ठीक है. चलो. Electric vehicle adoption, the West cannot seem to keep up. ठीक है, तो यहाँ पे EV प्रोडक्शन की बात हो रही है कि जो वेस्ट है, द एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, वो इतना ज़्यादा मतलब ईवी में ट्रांजिशन नहीं कर रही है एज कम्पेयर टू द ग्लोबल साउथ. ठीक है. तो इस आर्टिकल में क्या कहा है? कैसे ग्लोबल जो साउथ है, ग्लोबल साउथ कौन से? जो सदर्न हेमिस्फेयर में जो कंट्रीज आती है, वो ईवीज को एट अ फास्टर पेस अडॉप्ट कर पा रही हैं दैन एक्सपेक्टेड एंड इज आउटपेसिंग द वेस्ट इन सर्टेन मार्केट्स. कुछ मार्केट्स में आउटपेस भी कर रही है वेस्ट को. वैसे तो वी सी यूरोप एंड कैलिफोर्निया, दे आर सीन एज अर्ली ईवी लीडर्स. Countries in Asia, Africa and other developing regions are rapidly switching from traditional fuel-based vehicles to EVs due to falling costs, supportive policies, strong market demand. ठीक है, तो रैपिड ईवी शिफ्ट देखने को मिला है हमें ग्लोबल साउथ में. डेवलपिंग नेशंस आर इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग ईवीज टू मीट ग्रोइंग ट्रांसपोर्ट नीड्स, अनलाइक द स्लोअर अडॉप्शन इन मेनी वेस्टर्न मार्केट्स.
China holds nearly half of global EV market, but countries like Vietnam, Turkey, Malaysia, Indonesia, they're also seeing rapid growth. Vietnam का VinFast success. If you see, VinFast Auto accounted for more than a third of car sales in the first half of 2025 in Vietnam. Turkey का Q1 2025 का pure EV share was double than that of Spain and Australia. So countries with traditional combustion industries are importing more EVs. Some like Nepal, Sri Lanka, Djibouti, they are already fully electric in imports. Ethiopia और Laos की बात करें तो EV imports rose 40% and 30% respectively in 2024. ठीक है, तो लोअर बैटरी कॉस्ट है ईवीज के, रिड्यूस्ड प्राइसेस हैं ऑफ चाइनीज ईवीज, फेवरेबल गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है, इससे अडॉप्शन काफी बूस्ट हो गई है. जो ओपेक का फोरकास्ट है वो एक रिस्क पे है. द शिफ्ट टू ईवीज थ्रेटन्स ओपेक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑयल डिमांड ग्रोथ इन डेवलपिंग नेशंस. India's EV adoption, if scaled, could significantly impact fuel imports, economic balance के ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एक वार्निंग है दैट डेवलप्ड कंट्रीज रिस्क फॉलिंग टू फार बिहाइंड टू कैच अप विद द ग्लोबल साउथ ईवी मोमेंटम. तो we have basically outpaced the west in adopting EVs. Fine. So which of the following statements is true about the current global EV adoption trend? The US leads the global EV market with nearly half the total sales. Vietnam's VinFast Auto accounted for more than a third of the country's car sales in early 2025. OPEC expects oil demand in developing nations to increase sharply due to EV adoption. Ethiopia saw a decline in EV imports in 2024. What is the answer to this question? आपने बताना है what is true about the EV adoption trend जो currently चल रहा है. Yes, Bhakti, Aswath, Narayan, Shilpi, Leela Mohan, Chetan. What is the answer? Quickly give me the answer. Bhakti says D. Anybody else who'd like to answer? Aswath is saying C. Bhakti is also saying C, not D. So the correct answer is B, because Vietnam's VinFast Auto accounted for more than a third of the country's car sales in early 2025. तो ना C है ना D है, आंसर है B. OPEC expects oil demand in developing nations to increase sharply. ये कैसे हो सकता है? How can C be the answer? True पूछा है, तो how can OPEC expect oil demand in developing countries to increase? अगर यहाँ पे decrease होता तब तो फिर भी आंसर सही होता है ना. अगर ईवी अडॉप्शन ज्यादा होगी सो ऑयल का इंपोर्ट भी तो कम होगा, तो सी इसका आंसर नहीं हो सकता. ओके भक्ति अस्वात, यहाँ पे अगर डिक्रीज होता देन योर आंसर वुड हैव बीन करेक्ट. ओके चलो नेक्स्ट. एसेट पूल फॉर क्रेडिटर्स टू एक्सपैंड विद चेंजेस टू आईबीसी. तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात कर रहे हैं कि रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुई हैं टू द आईबीसी. इट विल अलाउ द क्रेडिटर्स of the bankrupt firms to access a wider pool of valuable assets, including money from questionable promoter transactions. So, creditors जो है bankrupt firms के उनको they are going to get access to a wider pool of valuable assets, and the aim is to improve the recovery for lenders, make insolvency resolution process more efficient. ठीक है, तो creditors can now target assets from promoters, corporate guarantors and related parties, not just the bankrupt firm's holdings. This includes property seized under various laws like the SEBI Act of 2002. Flexibility है recovery में काफी, ठीक है, and the amendments make it easier to combine assets from different sources, reducing fragmentation. Time frame for identifying and reversing avoidance transactions has been also amended. For unrelated parties, up to 1 year before bankruptcy filing. For related parties, starts from 1 year before bankruptcy filing. ठीक है, एक्सपर्ट्स वार्न की जो एक्स्ट्रा स्क्रूटनी है इट इज नीडेड टू इंश्योर लेजिटिमेट बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ताकि फ्रॉड कम से कम हो. ठीक है, और जो स्टिपुलेटेड टाइम है फॉर एडमिटिंग अ केस टू बैंक्रप्सी कोर्ट इज 14 days. एवरेज, दो द एवरेज इज करंटली 434 days, हमें से 14 days पे लाना है. SEBI allows creditors to seize defaulters' assets within 60 days of demand notice. तो within 60 days of demand notice SEBI एक्ट अलाउ करता है कि हम डिफॉल्टर्स की जो एसेट्स हैं वो सीज कर लें.
और ऑब्जेक्टिव क्या है इन सब चीजों का? टू प्रिवेंट अनएथिकल प्रोमोटर्स फ्रॉम सिफनिंग ऑफ एसेट्स बिफोर इंसॉल्वेंसी एंड मैक्सिमाइज क्रेडिटर रिकवरी. तो ऐसा नहीं है कि पहले से घपला कर लें कि एसेट ही पहले ही इधर उधर तोड़ मरोड़ लें, राइट? So under the amended Insolvency and Bankruptcy Code, which of the following is true? First, creditors can only recover assets belonging to the bankrupt company. The stipulated time to admit a bankruptcy case is 434 days. SEBI Act allows creditors to seize assets of defaulters within 60 days of issuing a demand notice. The look-back period for related party transactions is limited to 60 days. What is the answer? Quickly give me the answer, everyone. Bhakti says C. What about others? So many students attending the class, but 2-3 of you only answering. What about you, Shilpi, Leela Mohan, Aswat Narayan? What's the answer? Absolutely correct. C is the correct answer. The SEBI Act allows creditors to seize assets of defaulters within 60 days of issuing a demand notice. Checks to be cleared within few hours from 4th October RBI. This is according to RBI. Very important news है ये. तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए. Reserve Bank of India will implement a new system from 4th October to speed up check clearance, reducing the current T+1 cycle to just a few hours. तो ये T+1 settlement system रहता है कि जैसे आपने अभी ट्रांजैक्शन की तो विद इन 24 आवर्स आपकी ट्रांजैक्शन क्लियर होगी और वो शो होगी. तो इसको हमने पूरे एक दिन से हमने इसे विद इन अ फ्यू आवर्स 2 से 4 घंटे में हमें इसे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना है. क्या है? एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, सेटलमेंट जो रिस्क है उनको रिड्यूस करना है, कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करना है. ठीक है. जो न्यू क्लियरिंग मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से है कि चेक्स विल बी स्कैन्ड, presented and cleared within a few hours. The clearing cycle will shift from current T+1 or up to 2 working days to same day settlement कि एक ही दिन में उसी दिन सेटल्ड हो जाए. ठीक है. The check truncation system जो CTS है आपका will move from batch processing to continuous clearing with on realization settlement, यानी कि साथ के साथ रियलाइज हो जाए, साथ के साथ अभी चेक आया साथ के साथ क्लियर हो जाए, पूरा एक दिन ना लगे. ठीक है. फेज 1 इसका स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 4th October 2025. ये इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में रहेगा. फर्स्ट फेज फ्रॉम 4th October 2025, सेकेंड फेज फ्रॉम 3rd January 2026. जो सेशन के क्लियरिंग सेशन टाइमिंग्स है वो रहेंगी 10 AM to 4 PM, यानी कि आपने अगर मान लो किसी ने 12 बजे 12 PM पे चेक डिपॉजिट कराया तो 4 PM से पहले पहले उसका क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो कंफर्मेशन टाइमलाइन कुछ इस तरह से है. चेक्स रिसीव बिटवीन 10 AM एंड 11 AM मस्ट बी कंफर्म बाय 2 PM. तो 10 AM और 11 AM के बीच में अगर आपका कुछ आ रहा है तो विद इन बिफोर 2 PM ही आपको क्या करना है, जो चेक जो आपने रिसीव किया है बिटवीन 10 AM to 11 AM उसे क्लियर करना है, कंफर्म करना है. कंफर्मेशन कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑनर या डिसऑनर कर दिया है. और अगर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली विद इन 3 प्रिस्क्राइब 3 आवर्स तो चेक को हम मानेंगे कि वो अप्रूव हो गया है टू बी सेटल्ड एट 2 PM. So under RBI's new check clearing system starting 4th October 2025, what will happen if a drawee bank does not confirm a check within the prescribed 3 hours? It will be automatically dishonored. It will be deemed approved for settlement. It will be sent back to the payee. It will be processed for the next working day. क्या है इसका आंसर? हाँ, भक्ति सिंह B. It will be deemed approved for settlement. What about others? Aswat, Shilpi. The answer is B. It will be deemed approved for settlement अगर within 3 hours के अंदर अंदर approve नहीं किया गया. Right? Okay, chalo, let's see who has read the newspaper. From which year will the Insolvency and Bankruptcy Board of India make in-person training mandatory for insolvency professionals? तो ये न्यूज में था, छोटा सा आर्टिकल साइट पे था कि जो आपका IBBI है उन्होंने इन पर्सन जो ट्रेनिंग है मैंडेटरी कर दी है फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, लेकिन फ्रॉम विच ईयर? 2026, 2025, 2024, 2028. What is the answer? What is the answer for this question?
Bhakti Singh 2026. Anyone else? So the correct answer is yes, Leela Mohan. A, absolutely correct. IBBI makes in-person training mandatory for insolvency professionals. तो IPs कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए मैंडेटरी इन पर्सन लर्निंग रिक्वायरमेंट्स रहेंगी फ्रॉम द ईयर 2026. They will have to finish a minimum of 30 credit hours of CPE every calendar year. ठीक है, चलो. अच्छा, नेक्स्ट अगेन एक और क्वेश्चन है आपके लिए, सरप्राइज क्वेश्चन. विच स्टॉक एक्सचेंज सब्सिडरी हैज लॉन्च्ड द BSE इंडिया डिफेंस इंडेक्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ डिफेंस सेक्टर शॉक्स. तो डिफेंस सेक्टर में जो शॉक्स आते हैं, डिफेंस सेक्टर में, उससे रिलेटेड किस स्टॉक एक्सचेंज की सब्सिडरी ने BSE इंडिया डिफेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया है? Is it the National Stock Exchange? Is it the Bombay Stock Exchange? Is it the MCX or the NCDEX? Leela Mohan says B. Bhakti says BSC, and that is absolutely correct. So BSC Index Services launches Defense Index ताकि जो डिफेंस सेक्टर में शॉक्स आते हैं उसको हम देख सकें. ठीक है. SEBI eyes change to 30-year-old broker rules in tech first market. तो यहाँ पे जो SEBI है उन्हें प्रपोज किया है रीराइट ऑफ इट्स 30-year-old स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस, सिंप्लीफाई करने को कंप्लायंस, अलाइन रूल्स विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट्स, कंसोलिडेट वेरियस सर्कुलर्स इनटू द मेन रेगुलेशंस. ये रीजन है. प्रपोजल है कि हम रिप्लेस करेंगे 1992 के फ्रेमवर्क को विद अपडेटेड रेगुलेशंस. ये सर्कुलर्स को कंसोलिडेट करता है इनटू द मेन रूल्स. ठीक है, with other laws like the Companies Act 2013. Focuses on definitions for key participants and tech-driven practices such as algorithmic trading, execution-only platforms. Records to be maintained in electronic form, physical registers, certain filings to be eliminated. तो electronic form में जाए, physical registers और certain जो filings रहती है physical format में उसको हटा दें और completely digital जाएं. रिमूवल ऑफ डिफंक्ट सब ब्रोकर कैटेगरी, डुप्लीकेशन इन डिस्क्लोजर, इन सब चीजों को हमने खत्म करना है. ब्रोकरेजेस स्ट्रक्चर एज कंपनीज मस्ट हैव एटलीस्ट वन इंडिया रेजिडेंट डायरेक्टर फॉर 182 डेज अ ईयर. तो जो ब्रोकरेजेस स्ट्रक्चर एज कंपनीज हैं उनको उनके पास एटलीस्ट वन इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए 182 डेज के लिए, एक साल में. चेंजेस इन कंट्रोल ऑफ ब्रोकरेज टू रिक्वायर प्रायर सेबी अप्रूवल वाया स्टॉक एक्सचेंज. तो एम क्या है, हमने सेंट्रलाइज करना है अप्रूवल प्रोसेस को एंड स्ट्रेंथन करना है रेगुलेटरी सुपरविजन. So until which date has SEBI invited public comments on its proposed changes to the stock brokers regulation? अभी ये public comments के लिए दिया गया है 15th August, 30th September, 10th September और 3rd September. क्या है इसका आंसर? A, B, C और D. यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है that public comments on the draft regulations have been invited until 3rd September. ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3rd September. ठीक है, यस भक्ति. ठीक है, चलो. इंडिया इज द लीस्ट फेवर्ड एशियन स्टॉक मार्केट. तो ये एक सर्वे आया है, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन का सर्वे है ये. इंडिया हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम बीइंग द मोस्ट प्रेफर्ड एशियन स्टॉक मार्केट टू द लीस्ट फेवर्ड विद इन 3 मंथ. 3 महीने के अंदर अंदर वी हैव बिकम लीस्ट प्रेफर्ड. पहले हम मोस्ट प्रेफर्ड थे, अब हम लीस्ट प्रेफर्ड हो गए हैं बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ्स, इन्वेस्टर सेंटिमेंट टर्निंग कॉशियस ड्यू टू इम्पैक्ट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स. मे के सर्वे में इंडिया वाज द टॉप टिक. मे के सर्वे में हमने जापान को भी ओवरटेक कर दिया था ड्यू टू इट्स सेफ हेवन अपील. तो इनिशियल जो टैरिफ मेजर्स थे जो लगे थे उसमें इंडिया वाज द टॉप पिक. लेकिन लेटेस्ट सर्वे शोज 30% ऑफ फंड मैनेजर्स आर अंडरवेट ऑन इंडिया, followed by 20% for Thailand, 10% for Malaysia. Japan is now the most preferred market with China in second place. ठीक है, जापान अब फर्स्ट पे आ गया, चाइना सेकंड पे आ गया, इंडिया वापस से लीस्ट प्रेफर्ड बन गया. ठीक है, लीस्ट प्रेफर्ड कौन है? इंडिया. ठीक है, सर्वे इंक्लूडेड 99 पैनलिस्ट विद एसेट्स वर्थ $183 billion. सेंटिमेंट चेंज आफ्टर ट्रम्प डबल्ड द टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स. Strategists note India is impacted by the 50% tariffs. ठीक है, चाइना का पॉजिटिव हो गया है.
So, what was the main reason for India's fall from being the most to the least favored Asian stock market? Slow domestic growth, US tariff escalation by Donald Trump, higher interest rates in India, weak corporate earnings. What is the answer? What is the answer? Main reason क्या है for India's fall from being the most to the least favored Asian stock market? Slow domestic growth, US tariff acceleration by Donald Trump, higher interest rates in India, or weak corporate earnings. What is the answer? The answer is B, not D Bhakti. US tariff escalation by Donald Trump. Majorly जो tariffs हैं उस वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो लीस्ट फेवर्ड है ऑफ इंडिया. हाँ, बी बी. Yes, Leela Mohan, B, absolutely correct. If India is the fastest growing big economy, why invest elsewhere? ये एक आर्टिकल आया है written by Devina Mehra. उसमें लिखा है कि why investors should not put all their money in India despite its rapid growth. क्यों हमें सारा पैसा अपने इंडिया में नहीं लगाना चाहिए even though India is the fastest growing economy? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर हम एक सिंगल कंट्री, सिंगल करेंसी, सिंगल एसेट की बात करते हैं तो हम ये SCCAR स्कार्स एक रिस्क है. सिंगल कंट्री, सिंगल करेंसी, सिंगल एसेट रिस्क से हम वी आर गोइंग टू फेस दीज रिस्क. Indian rupee has fallen 2.2% against the US dollar in 2025. More sharply against the Swiss franc 15%, British pound 9%. India accounts for less than 5% of global market capitalization. और इसीलिए 90 to 100% of assets in India are very risky. Canadian investors have approximately 60% of their assets in Canada, despite its smaller global market share, which is called a home country bias. Regulatory changes allow Indians to invest up to $250,000 annually abroad under the liberalized remittance scheme. Past में emerging markets outperformed, but trends reversed later, proving no single theme lasts forever. So there is no single theme कि अगर if you are putting all your money in one basket, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा से वहां से returns मिलेंगे ही मिलेंगे, because times keep changing. From 1997 to 1998, Asian markets fell drastically, showing the dangers of being overexposed to one region. ठीक है? So, according to Devina Mehra, what is the biggest risk of investing only in India? Single country, single currency, single asset risks, high inflation rates, low corporate profits, poor market regulations. What is the answer? What is the answer to this question? Biggest risk for investing only in India. Absolutely correct. Single country, single currency, single asset risk. ठीक है, फिर यहाँ पे ये है CAG flags 3.17 trillion gaps in government's financial year 23 accounts. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक न्यूज आई है कि जो कैग है उन्होंने 3.17 ट्रिलियन गैप देखा है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर 23 अकाउंट्स में. ठीक है, पोटेंशियल एंड एक्चुअल लॉसेस काफी हैं, आइडल फंड्स, अकाउंटिंग लैप्सेस काफी हैं, एंड दे आर टोटल ऑफ 3.17 ट्रिलियन रुपीस ऑडिट किया था, तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट में इतने ज्यादा गैप्स दिखे. ठीक है, ठीक है जी. सो ये तो बस बेसिक एक न्यूज थी. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गाइज वांट दिस RBI ग्रेड बी की जो फ्री प्रेपरेशन किट है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑलिव बोट ऐप. इसमें 10 PDF ई बुक्स आपको अवेलेबल मिलेंगी, जिस इट्स अ कंप्लीट गाइड, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस टर्म्स मिलेंगे, RBI ग्रेड बी के PYQs, बजट 2025 हाईलाइट्स आपको मिलेंगे, है ना, नोट्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, MCQs मिलेंगे आपको. सो यू कैन डाउनलोड दिस preparation kit. ठीक है, and that is all from my side. If you guys want to connect with me beyond these sessions, तो आप you can join with me on Telegram. Mannat Educator is my Telegram handle. Just type Mannat Educator and you will have access to my Telegram group. ठीक है, that is all. Happy Independence Day to you too, to all of you, है ना. You take a day off and study as well, enjoy, and I wish you all
best of luck for everything. Take care, and if there's anything that you want to ask, you can ask me in the comment section. Otherwise, let's end the session over here. Okay, Shilpi, Bhakti, take care. Chali, then let's end the session here. Thank you so much. Have a good day, all of you, and I will see you all in my next one. Bye bye.